बच्चों, मैं अरविंद कुमार गुप्ता, क्लास 9th की क्लास आज हम लोग चलेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल स्टार्ट किया था। आज इसका एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ और उसका सेकंड पार्ट आज हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी और सेल थ्योरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, सेल्स की जो नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन को समझाया था। आज हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे और इस चैप्टर में फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक है एज यूजुअल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी। ठीक है, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मैंने इसलिए लिख के रखा हुआ है क्योंकि कभी कभी आदमी बुक्स में ना प्रॉपर नहीं लिखा रहता, तो मैं आपको बस क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के साथ किसने क्या बोला था और हमने उसे किस तरह इस्तेमाल किया एज ए सेल थ्योरी, ये समझिए। तो पहले आए थे श्लेंडन ने 1838 के दौरान उन्होंने ये कहा था, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनी साइंस की वो ब्रांच है जो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने के लिए होती है। ठीक है, इस बंदे ने ये कहा था कि सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, और उसके बाद एक साल बाद ही थर्डोर श्वान्स ने कहा था बोथ एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब उसके बाद इन जनाब ने ये कहा था कि प्लांट तो सेल से बने हुए रहते हैं और एनिमल भी सेल से बने रहते हैं। ठीक है, तो इससे एक आइडिया हो गया कि लगभग ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, एक जनरल आइडिया मिल जा रहा है। फिर रुडोल्फ विर्च्क्रो आए और उन्होंने कहा ओमनी सेलुलर असेंबली। ठीक है, ये लैटिन में उन्होंने ये कहा कि कोई भी एक सेल अगर फॉर्म करता है इट ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से सेल है उससे ही कोई नया सेल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। ठीक है, ये रुडोल्फ विर्च्क्रो ने कहा। तो ऐसे कई थ्योरीज आई, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज। और माइक्रोस्कोप का आविष्कार के बाद वॉन हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक, हेजल, इन सब ने कई कई बातें बोली और इन सब को कंबाइन करके हमने सेल थ्योरी बनाई, जिसके 4 मेन पॉइंट, ऐसे 2 ही मेन पॉइंट लेकिन 4 मेन पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले तो सेल थ्योरी में ये कहा गया कि सेल इज अ सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is a simple structural unit of life। अब यहाँ यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर लिखा है, नॉट फंक्शनल। फंक्शनल में आगे इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से बोला गया है, इसको हम कंबाइन करके पढ़ाएंगे। तो सेल जो है ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें और एक पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ cell and its component क्या होता है? component मतलब उनके प्रोडक्ट, सेल से या सेल के बनाए गए चीजों से, जैसे ये हमारे बाल, ठीक है, नाखून, ये सब सेल प्रोडक्ट है। ठीक है, या तो सेल से बने होंगे, सेल के प्रोडक्ट से बने होंगे। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल प्रोडक्ट। ठीक है, अब द बेसिक मेटाबॉलिज्म and chemical composition of are similar in all cells। मतलब जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन मतलब जो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या कार्य, कोई जो बेसिक फंक्शन है और जो उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये लगभग सारे सेल्स में सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर पहला सेल तो है सिंपलेस्ट यूनिट, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर नहीं, सेल का जैसे ढांचा रहेगा उस हिसाब से उसका काम बात नहीं, उस वही एक बिल्डिंग ब्लॉक हुआ किसी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड कंपोनेंट। सारे ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म, सब किसी से बने हैं? आपका सेल से बने हैं और इसके प्रोडक्ट या कंपोनेंट से बने हैं। सारे सेल्स के लगभग बेसिक मेटाबॉलिज्म मतलब उसके अंदर होने वाली सारे रिएक्शंस और केमिकल कंपोजिशन के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स जो हम लोग प्रोटोप्लाज्म में डिस्कस किए थे, आपको अगर याद होगा, प्रोटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल न्यूक्लियस सब आ जाते हैं।
तो ये सारे चीज लगभग हर सेल में सिमिलर होते हैं। चाहे आप अमीबा में उठा के देख लीजिए, ब्लू वेल उठा के देख लीजिए, दोनों के सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, अमीबा में नहीं मिलेगा। लेकिन लगभग सारे सेल्स के अंदर जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है, जैसे ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है, ये सारे जो सिंपल प्रोटीन सिंथेसिस, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सारे सेल में ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, दे आर ऑल सिमिलर। ठीक है, अब सिमिलर के साथ साथ इनके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि इन सब की बातों को लेके सेल थ्योरी बनाई गई है, तो यहाँ पे एक और बात दी हुई है कि न्यू सेल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब कोई भी एक सेल बनेगा तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन सकता है। ठीक है, तो ये चार बेसिक फंडे हैं, थ्योरी है, इनको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है। जैसे आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखें तो दो ही फंडे लिखे हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट, और सेल कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये दो मेन क्राइटेरिया हुआ है, इसी को घुमा फिरा के लिखा है। अब देखिए सेल थ्योरी से यहाँ एक चीज तो समझ में आ गया कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, सारे सेल्स से ही बने हुए हैं और उसके कंपोनेंट से बने हैं। यहाँ पे बेसिक मेटाबॉलिज्म और केमिकल कंपोजिशन में फंक्शन तो सिमिलर हो जाएगा, तो यानी कि ये सिमिलर। तो इस थ्योरी के हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो क्या कहना चाह रहा है थ्योरी के हिसाब से, ये थ्योरी दोनों मिला के कहा जाए तो सेल क्या है, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अब मैंने यहीं पे समझाया कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, यहाँ पे मैंने कहा बेसिक मेटाबॉलिज्म और केमिकल कंपोजिशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बेसिक केमिकल कंपोजिशन सिमिलर रहेगा तो काम भी एक ही करेंगे। तो सेल इज व्हाट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल थ्योरी भी प्रपोज की पूछी जा सकती है, तो डायरेक्ट सेल थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं और सेल के डेफिनेशन के साथ भी पूछा जाता है व्हाट इज सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल, डिफाइन सेल। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, किसने किसने क्या क्या पूछा। ठीक है, अब सेल जब हम जान गए तो सेल जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हुआ करते थे जिनसे दुनिया स्टार्ट हुई, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, जो आज भी हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल तो भाई यूनिसेलुलर आपको समझ में आता है, ठीक है, यूनिसेलुलर क्या, जो एक ही सेल के होते हैं, ठीक है, जो एक ही सेल, अब एक ही सेल अपने ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक सेल के होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, ये एक सेल के बैक्टीरिया, ये एक ही सेल में इनका इंजेक्शन, खाना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ इसी सेल में होता है, इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, दे आर यूनिसेलुलर। अब सेल्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, सिर्फ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यहाँ अगर मल्टीसेलुलर में चले जाए तो मल्टीसेलुलर हम है, जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं और नेकेड आईज, दे आर मल्टीसेलुलर, जो भी आपको आंख से दिख रहे हैं दे आर मल्टीसेलुलर। ठीक है, मल्टीसेलुलर मींस दे हैव मोर देन वन सेल, ठीक है, और दे कंबाइन होके वो अलग अलग फंक्शन मिला के काम कर रहे हैं, अलग अलग मिला के, या फिर साथ में डिवीजन ऑफ लेबर के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो सकता कि एक ही सेल है उसी को सारे काम करने हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यहाँ तो आपको अंदर समझ में आ गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसमें जो डिवीजन होता है, जैसे सेल थ्योरी तो आपको समझ में आ गया, आप उसको राइट अप भी कर लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आपको समझ में आ गया। और बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक, डिफरेंस क्या है हम लोग पहले यही समझेंगे कि होते क्या हैं, ठीक, और यूकैरियोटिक। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग का, जो इससे डिफरेंस पूछा जाता है डायरेक्ट, और जानना भी जरूरी है कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, अक्सर क्या होता है, बहुत सारे बुकों में लिखा तो सही रहता है, लेकिन कभी कभी गलत से समझ में ये हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक डोंट हैव न्यूक्लियस। एक्चुअली दिस लाइन इज रॉन्ग, दे डोंट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास कोई डिफाइंड या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक, पहले मैं नाम का संधि विच्छेद कर दूं, प्रोकैरियोटिक मींस, प्रो मींस पहला या प्रिमिटिव, पुराना, इसका मतलब पहला भी होता है प्रो, और कैरियोटिक मींस केवल मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मींस सेंटर, ठीक है। न्यूक्लियस वर्ड का मतलब होता है
सेंटर, केंद्र, बिकॉज न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है, जिससे सारा सिस्टम चलता है। तो हम लोग को समझेंगे तो पुराने न्यूक्लियस वाला और या फिर पहले न्यूक्लियस वाला, ठीक है, विच हैव नो डेफिनेट न्यूक्लियस। याद रखिएगा न्यूक्लियस अभी मैं समझा, ठीक है। और यूकैरियोटिक मतलब यू मींस होता है ट्रू, इसका मतलब होता है ट्रू, सच्चा, गुड, न्यू भी पकड़ सकते हैं आप, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। अब एक साफ समझ में आ रहा है, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाला और प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना। तो एक नया और एक पुराना, ठीक है, ये है आम और ये अमरूद, मजाक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के होंगे। तो अब प्रोकैरियोटिक में पहला ही लोग लिखते हैं कि दे हैव एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बट दिस इज रॉन्ग, देयर यहाँ पे न्यूक्लियस है सही। आपको उससे पहले आपको ये समझा दूं कि न्यूक्लियस क्या होता है और ये क्या होता है। सबसे पहले एक सवाल आपके पास कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को जो इससे पिछले वाले वीडियो है उसमें मैंने प्रोटोप्लाज्म बताया था, मैं फिर भी लिख देता हूँ कि क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर वाला जो लिक्विड है, प्रोटो मींस पूरा, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अगर एक सेल को लेते हैं उसके ऊपर की सेल मेम्ब्रेन को निकाल देते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाल देते हैं, तो जो बचता है न्यूक्लियस और उसका प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी में क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको यहां समझ सके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग या न्यूक्लियस के बारे में, पहले न्यूक्लियस के बारे में बता दूं। ट्रू न्यूक्लियस को डिफाइन करने के लिए या डेफिनेट न्यूक्लियस को डिफाइन करने के लिए यू नीड टू नो न्यूक्लियस 4 बेसिक कंपोनेंट से बनते हैं। सबसे पहला जो उसका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड डीएनए। अगर आपको डीएनए के बारे में नहीं पता तो ये बता दूं, डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये असल में होता क्या है, डीएनए जो है हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आपके बॉडी डिजाइन का पूरा नक्शा होता है, इस डीएनए में एनकोडेड होते हैं। मींस आपके जो सेल के अंदर जो डीएनए है, इंटरेस्टिंग बात, आपका जो सेल का डीएनए है, वो एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसको अगर अनवाइंड करके आप खोल दे यूकैरियोटिक सेल में, तो दैट इज रीच अप टू 2 मीटर्स, और 10 टू द पावर 14 सेल है, सारे को जोड़ दे तो पृथ्वी को 4 बार बांध लेंगे, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कितना, और इस पूरे 2 मीटर डीएनए में आपकी सारी बॉडी डिजाइन की पूरी इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं डीएनए इज व्हाट, इट इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर बॉडी डिजाइन। छोटे क्लास के बच्चों के लिए मतलब ये ब्लूप्रिंट है आपकी बॉडी डिजाइन, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेन चीज, क्योंकि आपको बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में, हेजल में बताया था कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक। उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियो प्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है जिसमें ये जेनेटिक मटेरियल फ्लोट करता रहता है, जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल जिस लिक्विड के अंदर फ्लो करता है उसको हम लोग, इसको क्रोमैटिन भी कहते हैं, क्रोमैटिन, और इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम लोग न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म में सारे जरूरी न्यूट्रिएंट रहते हैं जो रिएक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में सारे जरूरी एंजाइम्स और एसेट रहते हैं जिनके थ्रू न्यूक्लियस में कोई भी कार्य होता है। ये तो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इसको भी जब डिवीजन होने से पहले रेप्लिकेट करना पड़ता है, अपनी एक कॉपी बनानी पड़ती है, फिर ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों के लिए जो एंजाइम होते हैं वो एक छोटे से कंडेंस फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसको अकेले में न्यूक्लियाई, सिंगुलर में न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं अभी इसको न्यूक्लियस को इसी चैप्टर के में फिर से अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये डिफरेंस बताने के लिए ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये मैं डीएनए वाला बिठा दे रहा हूँ। तो जेनेटिक मटेरियल प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, और प्रोकैरियोटिक में दे हैव न्यूक्लियोइड। अब आपके दिमाग में पहले डाल दूं कि न्यूक्लियोइड बहुत सारे बुकों में एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा रहता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस के बारे में नहीं लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 11th के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस बता रहा हूं मैं, ठीक, कि जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर न्यूक्लियोइड कहलाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोइड जो है उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ना कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका आप ऐसे कहीं बुक में लिखा होगा एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इतना तो समझ में आ गया कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा क्या, जेनेटिक मटेरियल और जिस लिक्विड में है वो, ठीक है। किसी किसी में न्यूक्लियोप्लाज्म भी ढंग के नहीं होते, न्यूक्लियोप्लाज्म ही उनका साइटोप्लाज्म होता है। तो ये हो गया दे हैव न्यूक्लियोइड, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट न्यूक्लियस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ठीक है, उनके पास नहीं होता है, ठीक। प्लस इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो रिजिड होता है, ऑलमोस्ट मींस नॉन वोक्यूलेटेड। उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म is rigid, not rigid means rigid, non-voculated, non-voculated, इनमें कोई वोक्यूल्स नहीं होते हैं, कोई स्पेस, एयर स्पेस नहीं होता है, कोई भी मतलब स्पेस नहीं है, इंटैक्ट रहते हैं। साइज में भी ये प्रोकैरियोटिक से छोटे होते हैं, क्योंकि ये पहले बने हैं हमसे, हम इनका एडवांस फॉर्म है, ठीक है। तो ये इनके नॉन न्यूक्लियोटेड होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंस होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड इट इज, ठीक है। तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। मतलब अगर हम ठीक एक लाइन से बनाए एक कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल, तो लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजिला होता है, इनके पास ये भी होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही तैरता हुआ मिलेगा, नो वोक्यूलेटेड, ठीक है, कोई जगह नहीं है इसमें न्यूक्लियोटेड होने का। और इनके जो सेल वॉल होते हैं या मेम्ब्रेन होते हैं, इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन मेन कंपोजिशन होते हैं। डोंट वरी, मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो इनमें कोई भी ये नहीं होता। जबकि हम लोग अगर यूकैरियोटिक का बनाए, अभी बनाऊंगा मैं कि कैसे होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते इनमें, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, तो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो इनमें पॉसिबल नहीं है, ठीक। प्लस इनका जो डीएनए होता है वो ऐसी फॉर्म में रहता है, और हमारे में जो डीएनए है वो बहुत लंबा है, इसलिए उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन रहता है, जो उसको सुपर कॉइल्ड बना के रखता है, ठीक है। डीएनए को सुपर कॉइल्ड बना के रखता है। इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी अबाउट हिस्टोन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें नहीं होता, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, नहीं तो हिस्टोन प्रोटीन नॉट प्रेजेंट ऑन डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता। तो हिस्टोन प्रोटीन का एक्चुअल काम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को बाइंड अप करके रखता है, ठीक है, डीएनए को बाइंड अप करता है। ये ऑक्टामर है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम नहीं पढ़े तो ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा कि प्रिमिटिव क्यों कहते हैं, कि न्यूक्लियोइड होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म रिजिड होता है, नॉन वोक्यूलेटेड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता। और इनमें जो डिवीजन होता है वो बहुत रैपिड होता है, ठीक है।
और इनमें जो डिवीजन होता है उसे हम बाइनरी डिवीजन कहते हैं, क्योंकि बाइनरी डिवीजन होता है, ये एक से दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक मतलब क्या, जिनपे ये तीनों मटेरियल होंगे, सॉरी ये चारों मटेरियल होंगे जिनके न्यूक्लियस में, इन्हें हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा दूं, ट्रू न्यूक्लियस आप समझ में क्या आ गया होगा। तो सबसे पहले तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस होता है जिनमें चारों चीजें रहेंगी, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, आपका न्यूक्लियोलस रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा और न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा। ठीक है, प्लस इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो ऑक्यूलेटेड होता है और फ्लूइड होता है, एकदम फ्लूइडिक नेचर का होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म इज फ्लूइडिक इन नेचर, फ्लूइड इन नेचर, वॉक्यूलेटेड। वॉक्यूलेटेड मींस दे हैव एयर सेक। जैसे प्लांट सेल में देखिएगा तो आप जब प्लांट सेल का डायग्राम देखोगे उसमें वॉक्यूल जो है एकदम बड़े बड़े होंगे, फूड वॉक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल, एक्सक्रीशन के लिए या कुछ भी के लिए। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड मॉलिक्यूल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सबका मैं अपना फंक्शन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म और ये सब सब कुछ। ठीक है, इनमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, और हमारा डीएनए चूंकि बहुत लंबा है तो वी हैव हिस्टोन प्रोटीन टू असेंबल देम। हिस्टोन प्रोटीन वी हैव टू fix DNA in small space। बताया था हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है, ये हमारे डीएनए को पैक रखता है ताकि इस हमारा जो डीएनए है वो एक छोटी से न्यूक्लियस में आराम से फिट हो सके। ठीक है, एंड दे हैव वन मोर थिंग, द डिवीजन होता है तो या तो माइटोटिक होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, या मियोसिस होता है। Meiosis is the process by which germinal cell form, जो sperm, ovum, pollen, एंथ्रोजॉइड, ये जितने भी आप नाम सुनते हो ये सब meiosis के थ्रू डिवीजन करते हैं। और माइटोसिस मतलब एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनना। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सेल है, जो न्यूक्लियस ये सेल है, इनमें बकायदा एक न्यूक्लियस होता होगा जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक, फिर इसके इर्द गिर्द आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे गोभी के पत्ते होते हैं ना, एक के ऊपर एक परत बना हुआ, अगर हम काट दे गोभी के पत्ते आप एक के ऊपर, वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को ऐसे कवर करके रखे होते हैं। फिर गोल्जी बॉडी आते हैं, गोल्जी बॉडी इनके बाद होते हैं। गोल्जी बॉडी कनकेव फॉर्म में रहते हैं और ये ऑपोजिट की तरफ होते हैं, मतलब ये इनके साइड नहीं होते, ये ऐसे होते हैं, जैसे ये अंदर की तरफ कर्व है, ये बाहर की तरफ कर्व है। फिर लाइसोसोम हो गए, राइबोसोम जो होते हैं वो इन्हीं के ऊपर होते हैं। ठीक है, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैं बस बता रहा हूँ डिफरेंसेस। ठीक है, और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो एक यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, एक आइडिया तो हो गया होगा। ठीक, अब इस चैप्टर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग
आगे के जो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग आज प्रोक्योटिक और यूकैरियोटिक समझ लिए, तो यूकैरियोटिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोक्योटिक में सिर्फ मोनेरा आते हैं, अगर हम लोग किंगडम की बात करें, अगर आपने पढ़ा हो मोनेरा, ठीक है। प्रोक्योटिक में सिर्फ मोनेरा आते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सारे, ये प्रिमिटिव, ये पहले के एवोल्यूशन के दौरान ये बैक्टीरिया जो थे, ये बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर अपना प्रेजेंस शो करते हैं, और इन्हीं से हम इवॉल्व हुए, यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुए, ठीक है। तो ये सिर्फ मोनेरा आते हैं, और बाकी के सारे किंगडम जैसे प्रोटिस्टा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, क्लास में आगे डाइवर्सिटी भी पढ़ाई गई है, ठीक है। फंजाई, एनिमल, प्लांट, ये सारे किंगडम जो है यूकैरियोटिक में आते हैं, यानी कि आप और हम सब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो आप आंखों से देख सकते हैं वो सब यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक। तो आप इसके डिफरेंसेस अपने बुक से मेंशन करके लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट जब हम लोग क्लास में लेंगे, ऑनलाइन क्लास में, तो हम यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। एक और डिफरेंसेस मैं जाते जाते बता देता हूँ कि इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं और इनमें सेल मेम्ब्रेन होता है। किसी किसी बुक में लिख दिया गया है सेलुलोज, तो सेलुलोज खाली प्लांट सेल्स में होते हैं, जो एनिमल सेल्स होते हैं इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, और आप पढ़ते रहिए।